नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ आज एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उस टाइम के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरी गुप्ता सीरीज़ की चौथा लेक्चर है। उससे पहले के जो 3 लेक्चर थे उसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी को, उसके बाद में उसकी जो पेंटिंग्स थी, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर, उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने उसके जो फिलोसॉफी थी उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर की शुरुआत में इन 2 क्वेश्चनों के साथ करना चाहूँगा। एक जो क्वेश्चन है वो गुप्ता पीरियड का है, इसके अलावा दूसरा जो है वो हर्यक वंश से संबंधित ये क्वेश्चन है। जब ये जो क्वेश्चन है वो जब मगध का उत्थान हुआ था उससे रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन है वो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में है। तो दोनों को हमने कवर कर लिया था अपने लेक्चर में। आप इन दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आपको देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। उनमें जो ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और बिंदुसार। तो ये जो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। आपने मेरे सारे लेक्चर अगर कंप्लीट देखे हैं तो मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप दे दोगे। तो आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। एक बार हम गुप्ता डायनेस्टी के मैप को देख लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं 375 एडी के आसपास, क्योंकि 319 एडी में गुप्ता डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके बाद में जो है वो गुप्ता डायनेस्टी का जो क्षेत्र का है वो विस्तार होता गया और गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट फैलती गई। अब 375 एडी तक आते आते गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी फैल गई थी, क्योंकि ये जो पिंक डॉट दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है वो कंप्लीट गुप्ता डायनेस्टी को डिनोट कर रहा है। तो उस समय जो है इतनी गुप्ता डायनेस्टी फैल चुकी थी, एक बड़े भूभाग पर उनका शासन स्थापित हो गया था। यदि साउथ में बात की जाए तो साउथ में वाकाटक जो थे वो उनका शासन था। इसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्षत्रियों का उस समय शासन हो गया था। तो ये तो कंप्लीट गुप्ता डायनेस्टी 375 एडी के आसपास थी। लेकिन उसके 25 वर्षों के बाद में जब 400 बीसी एडी के आसपास, या कॉमन एरा सीईओ को कॉमन एरा के रूप में लेते हैं, तो 400 एडी के आसपास क्या है गुप्ता डायनेस्टी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसके जो शासक थे वो इतने प्रभावशाली हुए नहीं थे। इसलिए क्या है कि उसका जो साम्राज्य था वो काफ़ी कम हो गया था और गुप्ता डायनेस्टी जो है वो काफ़ी सीमित हो चुकी थी। तो ये 25 सालों के बाद में गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी कम हो गई थी और धीरे धीरे करके गुप्ता डायनेस्टी यहाँ से कंप्लीट समाप्त हो गई थी और उसके बाद में जो है हर्षवर्धन एरा स्टार्ट हो गया था। तो आज का लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ताकालीन प्रशासन की। यदि गुप्ताकालीन प्रशासन की बात की जाए तो सबसे पहले जो बात आती है राजा की। राजा जो था वो केंद्रीकृत, निरंकुश, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था उस समय जो थी। केंद्रीकृत का मतलब ये था कि उस समय जो राजा था वो शक्ति का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद में जो है वो बाकी की शक्तियाँ अन्यों के पास होती थी, लेकिन कंप्लीट जो शक्ति है, जो सर्वेसर्वा होता था उस समय के शक्तियों का, वो होता था राजा। लेकिन धीरे धीरे क्या है वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली गुप्ता डायनेस्टी में रही नहीं थी। धीरे धीरे वो करके विकेंद्रीकरण उस समय होना प्रारंभ हो गया था। उस समय जो सत्ता है वो छोटे सामंतों के पास चली गई थी और सत्ता का जो है वो विकेंद्रीकरण हो गया था। निरंकुश था, राजा पर कोई रोक टोक नहीं थी, उस पर कोई अंकुश नहीं था, वो कंप्लीट अपने स्वविवेक से कार्य करता था। राजतंत्रात्मक था, राजा का ही शासन था उस समय। इसके अलावा वो जो शासन था वो वंशानुगत था। वंशानुगत जो है राजा के जो पुत्र हुआ करते थे या उसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे वो ही अगले शासक बनते थे। राजा उस समय जो है बहुत सारी उपाधियां धारण करता था, जैसे कि महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधि धारण करता था।
जब हम गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले श्रीगुप्त आते हैं, उसके बाद में घटोत्कच आते हैं। तो उन दोनों ने जो है वो महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसके बाद के जो शासक हुए थे उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण कर ली थी और उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधियाँ धारण करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय जो राजा है वो सभी शक्तियों का केंद्र हुआ करता था और जो उस समय कार्य किए जाते थे तो कार्य के एवज में वेतन नहीं देकर उस समय क्या है भूमि का अनुदान दिया जाने लगा था। और भूमि का अनुदान देने से क्या है वहाँ पर जो है सामंत वर्ग का विकास होना प्रारंभ हो गया था। छोटे छोटे जो सामंत थे वो अपनी अपनी ज़मीन लेकर वहाँ पे शासन करने लग गए। उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे। उनको कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया था, उनको न्याय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, उनको सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके कारण जो क्या है वो उस समय जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो चुका था। राजा के पास तो शक्तियाँ होती थी, लेकिन उस समय क्या है कि जो छोटे छोटे जो सामंत होते थे उनके पास भी अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त होने लगी थी, जैसे कि सेना का, राजस्व का, सभी शक्तियाँ उनके पास भी होती थी। इसलिए वो विकेंद्रीकरण का टाइम पीरियड उस समय प्रारंभ हो चुका था। राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी होते थे और वो मंत्री जो है वो राजा की सहायता करते थे। उनमें से अगर प्रमुख मंत्रियों की बात की जाए तो सबसे पहला जो मंत्री है वो महासंधि विग्रह है। जैसा कि हमने बात की थी जो हरिसेन है, प्रयाग प्रशस्ति वाले जो हरिसेन है, हरिसेन उस समय महासंधि विग्रह थे। तो महासंधि विग्रह क्या होते थे कि वह युद्ध एवं शांति के मंत्री होते थे। उस समय जो युद्ध भी हो जाता था या फिर शांति स्थापित करने के लिए जो मंत्री होते थे उनको महासंधि विग्रह कहा जाता था। दूसरा है महादंड नायक। अब दंड नायक तो दंड देने का जो अधिकार है वो उस समय न्यायाधीश को हुआ करता था। तो दंड नायक जो है वो शक्ति वो है न्यायाधीश होते थे। एक होते थे महाबलाधिकृत। बल जिसके पास में ज़्यादा है, महान है, वो सीधी सी बात है सेनापति होंगे। तो महाबलाधिकृत जो मंत्री होते थे वो होते थे सेनापति। दंड पार्षिक मतलब दंड से जो बचाता है, पार्षिक वो है पुलिस अधिकारी। तो दंड पार्षिक जो मंत्री होते थे वो होते थे पुलिस अधिकारी। महा अक्ष पटलिक ये अभिलेख और राजस्व अधिकारी होते थे। विनय स्थिति स्थापक, अब विनय मतलब होता है शांति स्थापित करने के जो मंत्री होते थे वो होते थे धार्मिक और नैतिक मामलों के जो प्रमुख होते थे या फिर जो शांति स्थापित करने के जो कार्य करते थे वो विनय स्थिति स्थापक होते थे। इसके अलावा एक होते थे कर्णिक को उस समय जो है वो बाबू कहा जाता था। दूसरा एक होता था महाप्रतिहार जो राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। एक होते थे ध्रुवाधिकरण, ये कर वसूलने का जो विभाग होता था उसके जो प्रमुख होते थे उनको ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। अग्रहारिक ये दान विभाग के प्रमुख होते थे। तो ये जो है प्रमुख उस समय मंत्री हुआ करते थे। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो जो केंद्र होता था वो केंद्र एक देश के रूप में होता था और प्रांत जो होते थे उस समय वो राज्य के रूप में होते थे। तो गुप्तकालीन जो प्रशासन है वो काफ़ी प्रांतों में विभक्त था और उन प्रांतों को उस समय जो है वो भुक्ति कहा जाता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भुक्ति जो है उस समय देश को कहा जाता था और विषय जो है उसके अधीन हुआ करता था जो राज्य होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गुप्तकाल में जो देश के नीचे जो प्रांत होते थे उनको ही भुक्ति या विषय कहा जाता था। भुक्ति के जो नीचे होता था वो विषय होता था, वो कई कई मामलों में होता था। भुक्ति का जो प्रधान है वो उपरी कहलाता था। भुक्ति का जो राज्य में जो प्रांत में जो प्रमुख होता था या भुक्ति का जो प्रमुख होता था उनको उपरी कहा जाता था। हमें उस काल की बहुत सी भुक्तियों का उदाहरण मिलता है, जैसे कि तीर भुक्ति उस समय तिरहुत को कहा जाता था। इसके अलावा वर्धमान भुक्ति उस समय बंगाल को कहा जाता था। मालवा भुक्ति उस समय मध्य देश को कहा जाता था। कौशाम्बी भुक्ति, सौराष्ट्र भुक्ति, तो आदि भुक्तियों का हमें उस समय क्या है उल्लेख मिलता है। उसके नीचे जो होता था वो होता था विषय होता था और विषय का जो प्रधान होता था वो होता था विषयपति। उसके बाद में जो है वो उससे छोटी जो इकाई होती थी विषय को विधि के रूप में बांटा जाता था। ये जो संभाग लेवल की जो होता था उसको विषय के विधि के रूप में बांटा जाता था। और विधि जो है वो बहुत सारे जो पेट है, पेट का समूह मिलकर बनता विधि बनता था। पेट जो होता था वो बहुत सारे गांवों का जो समूह होता था उसको पेट कहा जाता था। और उसके बाद में सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। पेट में जो है वो बहुत सारे अधिकारी एक साथ मिलकर उसमें
काम करते थे, जैसे कि ग्रामपति, अष्टकुलाधिकारी, कटुम्बी, तलवारक, ये जो है वो पेट का संचालन करते थे। उसके बाद में सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो गांव होती थी। तो ऐसे जो है वो कंप्लीट प्रांतीय प्रशासन उस समय का होता था। अब हम उसकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय जो मोस्टली वो है कृषि प्रधान व्यवस्था थी, उसके अलावा पशुपालन भी किया जाता था। और विदेशी व्यापार में है जो उस समय गिरावट आई थी, क्योंकि उस समय जो अपना सर्वाधिक जो व्यापार होता था वो रोमन साम्राज्य के साथ होता था। और रोमन साम्राज्य का जो है उस समय पतन होना प्रारंभ हो गया था और काफ़ी कुछ उस समय जो है पतन हो चुका था। इसलिए गुप्ताकालीन अगर अपने विदेशी व्यापार को देखा जाए तो विदेशी व्यापार में उस समय की कमी आई है। अपना जो व्यापार है वो चीन के साथ भी होता था और इसके अलावा पूर्वी जो एशियाई देश है उनके साथ में भी अपना व्यापार होता था। इनके साथ जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, क्योंकि इन देशों की एक भी मुद्रा हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होती है और ये साक्ष्य जरूर मिलते हैं कि उस समय व्यापार होता था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ जो व्यापार होता था वो कंप्लीटली वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। फाहियान जो उस समय भारत की यात्रा करते हैं और वो अपनी यात्रा वृत्तांत में ये जो चीन के साथ जो व्यापार होता है उसका उल्लेख करते हैं। वो जो अपना सिल्क रूट है उसके द्वारा तो भारत वो क्या स्थल मार्ग के द्वारा तो भारत आए थे, लेकिन वो ताम्रलिपि बंदरगाह के द्वारा जो है वो श्रीलंका होते हुए चीन गए थे। तो इसका उल्लेख भी हमें मिलता है कि वो ताम्रलिपि बंदरगाह के द्वारा पहले श्रीलंका गए थे और उसके बाद में फिर वो चाइना आगे गए थे। ये जो फाहियान है वो हमें बताते हैं कि भारत में कौड़ियों से भी व्यापार होता था। तो कौड़ी क्या होता है कि जो वो घोंगा होता है, जो शीप होता है, उसके जो ऊपर का जो बाहरी जो कवच होता है, जो कोरल के जो बाहरी कवच होता है, उससे कौड़ी बनती थी और कौड़ियों के द्वारा भी उस समय क्या है व्यापार होता था। जो कौड़ियों को है उस समय मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। गुप्ताकालीन सोने के सिक्के हमें बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा, अगर लार्जेस्ट मात्रा में देखा जाए तो गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। वैसे तो सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों की विशेषता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के हैं वो हमें गुप्तकालीन समय से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग वो उपहार के रूप में और धन संचय के लिए करते थे। चांदी एवं तांबे के सिक्के हमें उस समय के बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। अब हम गुप्ताकालीन सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। तो उस समय जो समाज थे वो परिवार जो थे वो संयुक्त परिवार थे और सत्ता जो थी वो पिता के पास थी। तो पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे और पिता के पास में उस समय बहुत सारे असीमित अधिकार हुआ करते थे। समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा अनेक जातियां और उपजातियां भी उस समय थी। विभिन्न वर्णों के लिए आवास, न्याय, दंड और उत्तराधिकार संबंधी नियम थे। एक पुस्तक है जिसका नाम है व्रत संहिता। व्रत संहिता के अनुसार ये बताया गया है कि ब्राह्मणों के घर में 5, क्षत्रियों के घर में 4, वैश्यों के घर में 3 और शूद्रों के घर में सिर्फ 2 कमरे होने चाहिए। तो ये भी उस समय की स्थिति हमें बताते हैं। इसके अलावा कमरों के जो आकार है, रंग का जो प्रयोग है और सूद की जो दरें हैं वो वर्णों के अनुसार निर्धारित की जाती थी। तो उस समय जो है वो वर्ण व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। जातिक प्रथा का प्रचलन भी उस समय था और उस समय जो है वो शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। वार्ता क्या होता है कि उस समय जो व्यापार होता है या जो कृषि होती है, व्यापार व कृषि करने का अधिकार भी उस समय शूद्रों को भी था। तो ये एक उस समय का जो प्लस पॉइंट था। इसके अलावा अस्पृश्यता भी थी कि शूद्रों के साथ में भेदभाव किया जाता था। उनको छूने से मनाही थी, उसको छुआ नहीं जाता था। तो अस्पृश्यता भी उस समय थी। वर्ण संकर जो जातियाँ थी, हमने पढ़ा था कि बहुत सारी वर्ण संकर जातियाँ थी। उन वर्ण संकर जातियों को गांव से बाहर रहने की अनुमति थी। वो गांव के बाहर ही रहती थी, उनको गांव में प्रवेश करने की अनुमति उस समय नहीं थी।
महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम हो गया था। उस समय जो है वो महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। उनको शिक्षा का जो अधिकार था, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें महिलाओं को पुरुषों के समानांतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन यहाँ तक आते आते महिलाओं को शिक्षा का जो अधिकार है वो कम होने लगे थे। गुप्तकालीन साहित्य में महिलाओं एवं शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा में संवाद करते हैं। तो ये हमें बताया गया है कि जो महिलाएं होती है वो और शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृत भाषा वो जो थी, तो उस समय की जो स्थानीय भाषा थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, उसको प्राकृत भाषा कहते थे। और इसके अलावा जो अन्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो संस्कृत भाषा जो थी वो काफ़ी कठिन लैंग्वेज थी और उसका उच्चारण करना हर किसी के बस का रोग नहीं वो बस में नहीं था। तो इसलिए ये बताया गया है कि जो शूद्र है और वो महिलाएं हैं वो प्राकृत भाषा प्रयोग करती है और वो बाकी के जो अन्य है वो संस्कृत बोलते हैं। जैसा कि आज भी बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। संस्कृत उस समय संस्कृत एक पैमाना था, लेकिन आज जो है वो इंग्लिश लेवल पर इंग्लिश के आधार पर किया जाता है कि जो इंग्लिश बोलता है वो सभ्य है, वो उच्च कुल का है। लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोलता है, जो हिंदी बोलता है या फिर रीजनल लैंग्वेज बोलता है, वो उच्च कुल का नहीं है। उनको उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना आज एक वो इंग्लिश बोलने वाले को मिलता है। कोई अगर इंग्लिश बोल लेता है आधे घंटे तो उसको कहता है ले इतनी इंग्लिश एक साथ में। तो वही बात हो गई, उस समय जो है वो जो संस्कृत बोलता था तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और यही बात है कि गुप्तकालीन साहित्यों में ये बताया गया कि जो महिलाएं और शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। विधवा विवाह को उस समय क्या है बुरा माना जाने लग गया कि विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आपकी शादी हो गई और पति की मृत्यु हो गई है तो आपको पुनः शादी करने का अधिकार नहीं है। आप उसके पीछे सती हो सकते हो लेकिन शादी करने का आपको अधिकार नहीं है। सती क्या होता है कि जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु के साथ में ही जब उसकी वो सैया जलाई जाती है, मृत्यु सैया पे होता है और जो उसकी वो सैया को आग लगाई जाती है तो अग्नि में साथ में क्या है महिलाओं को भी प्रविष्ट करवा दिया जाता था और महिलाओं को उसके साथ में अग्नि में साक्षी क्या है प्रविष्ट करवाकर महिलाओं को भी जला दिया जाता था। तो ये उस समय जो है सती प्रथा जैसी बुराई, बाल विवाह जैसी बुराई उस समय क्या है स्थापित हो चुकी थी। यदि हम एरन अभिलेख की बात करें तो एरन अभिलेख जो है वो 510 एडी का जो हमें एरन अभिलेख मिलता है उसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें उस समय एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक जो सेनापति है जिसका नाम है गोपराज, गोपराज की जो पत्नी है वो सती हुई थी। उस गोपराज के साथ में उसकी जो पत्नी है वो भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। तो ये सती प्रथा का हमें पहला उल्लेख उस समय का मिलता है। पर्दा प्रथा का उस समय प्रचलन शुरू हो चुका था कि महिलाएं जो है वो पर्दे में रहेगी, पर्दे के बाहर नहीं आएगी, एक घूंघट लगा के रखेगी। इस समय आपद धर्म की अवधारणा प्रसिद्ध हुई। आपद धर्म क्या होता है कि जब वैसे तो अपने जो वर्ण है उसके अनुसार कार्य करना है, क्षत्रियों को क्षत्रियों का कार्य करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मणों का कार्य करना है। लेकिन जब आपात स्थिति आ जाए, आपदा आ जाए तो उस समय जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता है। जैसे कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है या फिर वैश्य का कार्य कर सकता है। इसके अलावा शूद्र का जो भी है उस समय जो भी स्थिति आपको सूटेबल लगती है, उस समय की स्थिति जो होती है उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हो। जैसा कि एक जो पुस्तक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, चारुदत्त है तो एक ब्राह्मण लेकिन वो व्यापार करता है। तो उस समय जो व्यापार है, व्यापार कार्य करना जो है वो वैश्यों का कार्य होता था। तो उस समय जो व्यापार करता है तो वो भी जानकारी हमें मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग हमें बताता है कि सिंध, कच्छ और मालवा में शूद्रों का शासन था। तो शूद्रों का भी उस समय शासन हुआ करता था। और वो बताता है कि सिंध, कच्छ और मालवा जो पश्चिमी भाग है और इसके अलावा जो मध्य वाला जो भाग है मालवा वाला, वहाँ पर जो है वो शूद्रों का शासन था। इंदौर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वहाँ से हमें क्षत्रिय जो है वो गौड़ों का व्यापार करते हुए मिलते हैं और उनके जो साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त काल में कलिवज्य की अवधारणा विकसित हो चुकी थी।
कली वज्य क्या होता था कि उस समय जो है वो ब्राह्मण धर्म जो है एग्जिस्टेंस में था, और ब्राह्मण धर्म में जो है वो मांस का सेवन करना वर्जित था। और कलिवज्य की अवधारणा ये है कि जब आप समुद्र की यात्रा करोगे तो समुद्र की यात्रा करना उस समय वर्जित था, क्योंकि समुद्र की जब यात्रा करोगे तो आपको मछली वगैरह वो भी खानी पड़ेगी, और ये जो मांस वगैरह खाना ब्राह्मण धर्म में वर्जित है। तो इसलिए जो है वो आपको समुद्र की जो यात्रा है वो भी वर्जित कर दी गई। अर्थात जो समुद्र की यात्रा करता था वो धर्म, उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट माना जाता था, और जो समुद्र की यात्रा कर लेता था उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो ये कलिवज्य की जो अवधारणा है वो उस समय विकसित हो चुकी थी। वेश्यावृत्ति का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया था। ये कलिवज्य की अवधारणा तो काफ़ी हम मॉडर्न जब देखेंगे तो मॉडर्न में काफ़ी ये चर्चा में आएगी, क्योंकि उस समय जो सैनिक विद्रोह भी हुए थे इस कलिवज्य सिद्धांत के कारण। अंग्रेज़ों ने जो बर्मा है, बर्मा पर अटैक करने के लिए समुद्र के रास्ते सेना भेजनी चाहिए, लेकिन वो कलिवज्य के सिद्धांत के कारण उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो कलिवज्य की अवधारणा भारत में रही थी। वेश्यावृत्ति का प्रचलन उस समय हो गया था। वृद्ध वेश्याओं को उस समय कुटिनी कहा जाता था। तो ये एक जो वेश्या जो वृद्ध हो जाती थी उस समय उसको कुटिनी कहा जाने लग गया था। अब हम उनकी जो धार्मिक स्थिति है उनके बारे में देख लेते हैं। गुप्तों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था। गुप्तों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन वे सहिष्णु थे। उनके जो शासक हुए वो काफ़ी सहिष्णु शासक हुए। जैसा कि समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के एक शासक थे जिनका नाम था मेघवर्धन। मेघवर्धन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दे दी थी। जब हम अशोक को पढ़ते हैं मौर्य काल में, तब अशोक के एक पुत्र और पुत्री हुए थे, महेंद्र और संघमित्रा। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या है श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में जब पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और उसके बाद में बौद्ध धर्म श्रीलंका में काफ़ी फैल गया था और काफ़ी मान्यता होने लग गई थी। तब वो जो बौद्ध थे, बौद्ध का जो जन्म स्थान है या बौद्ध गया जो उनसे संबंधित है, वहाँ पर जो है मेघवर्धन ने इच्छा जताई कि मैं वहाँ पे एक विहार बनाना चाहता हूँ। तो इसकी अनुमति उस समय जो है समुद्रगुप्त इनको दे देते हैं। समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त सेकंड जो होते हैं उसका जो महासंधि विग्रह युद्ध एवं शांति का जो प्रमुख होता था वो वीरसेन था, और वीरसेन जो है वो भगवान शिव का उपासक था। अर्थात वो जो शैव संप्रदाय था वो भगवान शिव का अनुयायी था। तो उस समय जो शासक था वो तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसका जो महासंधि विग्रह है वो शैव का अनुयायी था। तो उस समय जो है वो सहिष्णुता का ये प्रतीक है कि वीरसेन जो है वो भगवान शिव का अनुयायी है। उन्होंने उदयगिरी की पहाड़ी पर शिव मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अनुदान भी दिया था। गुप्त शासकों के समय वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास उस समय हुआ था। इस समय वैष्णव और शैव संप्रदाय में समन्वय प्रारंभ हो गया था, और उसी समन्वय का नतीजा हमें मिलता है कि उस समय जो है वो विष्णु और शिव की मूर्तियां साथ बनने लग गई थी। जैसे कि हरिहर की मूर्ति, हरिहर में क्या है कि हरि जो है वो विष्णु और हर जो है वो शिव, इन दोनों की मूर्तियां क्या है हमें साथ मिलने लग गई थी। इसके अलावा अर्धनारीश्वर, उसमें आधा जो हिस्सा है वो पुरुष का और आधा जो हिस्सा है वो महिला का। तो मतलब महिला और पुरुष दोनों देवताओं का सात चित्र वो मूर्ति बनने प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय की ये विशेषता है कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति उस समय बनना प्रारंभ हो चुकी थी। इसके अलावा क्रूमवाहिनी यमुना, मकरवाहिनी गंगा, त्रिदेव, एक मुखी शिवलिंग और चतुर्मुखी शिवलिंग आदि मूर्तियां उस समय बनना प्रारंभ हो गया था। तो उस समय नई मूर्तियां बनना उस समय प्रारंभ हो गया था। तो ये जो नई मूर्तियां हैं वो गुप्ता पीरियड की एक प्रमुख देन है। षड दर्शन का विकास उस समय ही हुआ था, और षड दर्शन का विकास उस समय की एक प्रमुख विशेषताएं भी है। तो षड दर्शन जो है वो हमने आस्तिक दर्शन हमने देखे थे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो ये भी उस समय की एक अलग विशेषता थी। तो ये था कंप्लीट गुप्ता डायनेस्टी।
तो आज हमने गुप्ता डायनेस्टी को कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट 4 लेक्चर में हमने क्या है गुप्ता डायनेस्टी को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में जो है हर्षवर्धन पीरियड आएगा और उसके बाद में जो संगम काल आएगा और उसके साथ में ही एंशियंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में हम मिडेवल वर्ल्ड की बात करेंगे, तो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष वगैरह सब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।